विधि का शासन, ब्रिटेन का संविधान। यह बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। विधि के शासन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रिटेन के शासन की प्रमुख विशेषताएं विधि या कानून का शासन है। इस अवधारणा की व्याख्या करने वाले विद्वानों में डायसी, जेनिंग्स तथा बेड व फिलिप्स के नाम उल्लेखनीय हैं। इस संबंध में डायसी की रचना इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमुख है। विधि के शासन का अर्थ विधि या कानून सबसे ऊपर और उसी के अनुसार शासन संचालन न कि किसी व्यक्तियों की इच्छा से संचालित होना। ब्रिटिश संविधान में विधि के शासन के कुछ अर्थ हैं जो आपको स्लाइड्स पर देख रहे हैं। इसकी हम एक एक पॉइंट्स की व्याख्या करें। विधि की सर्वोच्चता। विधि के शासन का अर्थ है कानून सर्वोच्च, सबसे ऊपर, प्रधान व सर्वोपरि है। जैसे प्राचीन भारत में धर्म सबसे ऊपर था, ऐसे ही विधि के शासन में सबसे ऊपर विधि या कानून है और संविधान जो होता है देश का आधारभूत या मूलभूत कानून होता है, वो सर्वोच्च होता है। उसी के अनुसार फिर अन्य विधि बनाई जाती है। हेबर्ट के शब्दों में व्यक्ति के अधिकार को निर्धारित करने में स्वेच्छाचारिता अथवा अन्य प्रकार के स्थान पर विधि की सर्वोच्चता स्वीकार करना विधि के शासन की स्थापना करना है। यानी सबसे ऊपर विधि रहेगी। शासन विधि के अनुसार। शासन किसी विशेष व्यक्ति की इच्छा पर न निर्भर होकर विधि पर और कानून पर निर्भर करेगा। बेड व फिलिप्स के शब्दों में शासन शक्तियों का प्रयोग विधि द्वारा मर्यादित होगा और शासक की इच्छा का शिकार नहीं होगा। तीसरा, विधि के समक्ष समानता। सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान माना गया है तथा सभी व्यक्ति कानून के अधीन हैं। व्यक्ति व व्यक्ति में भेद नहीं करते हैं। नागरिक स्वतंत्रताओं का रक्षक कानून। नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी गई है और इन स्वतंत्रता का अगर उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और उनकी मांग कर सकता है। न्याय तथा कानून का सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का अर्थ सामान्य कानून, सभी के लिए सामान्य कानून, सामान्य न्यायालय, सामान्य न्याय पर जोर दिया जाता है। कोई विशेष कानून, विशेष न्यायालय, विशेष न्याय की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। तो ये विधि के शासन के जो सामान्य अर्थ बताए गए हैं। इसके डायसी ने एक विशेष व्याख्या भी की है। ऊपर जो बताया गया तो एक साधारण अर्थ हुआ। इसने तीन प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में विधि की सर्वोच्चता, कानून की समानता और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा। पहला, विधि की सर्वोच्चता। विधि या कानून सबसे ऊपर है। डायसी ने लिखा है कि केवल उस दशा को छोड़कर जब सामान्य नागरिक विधि द्वारा यह निर्णय कर दिया जाता है कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति को न तो कोई दंड दिया जा सकता, न ही किसी रूप में किसी प्रकार की शारीरिक या आर्थिक हानि पहुंचाई जा सकती है। कानून सबसे ऊपर होगा और कानून का उल्लंघन होने पर ही विधिवत व्यवस्था द्वारा यानी न्यायालय में सिद्ध होने पर ही किसी व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। सभी के लिए सबसे ऊपर कानून होगा, विधि होगा। दूसरा, कानून की समानता। डायसी के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। उसके शब्दों में केवल यही बात नहीं कि कोई व्यक्ति
कानून से ऊपर नहीं, बल्कि यह भी कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्थिति व पद पर हो, राज्य के साधारण कानून के अधीन है और सामान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। डायसी ने दूसरी व्याख्या में जहां एक तरफ कानून की समानता पर बल दिया, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक विधि, प्रशासनिक न्यायालय और प्रशासनिक न्याय के सिद्धांत को अमान्य किया है। तो कानून सबके लिए समान होगा, ये मानकर ही चलेंगे कि सभी व्यक्ति कानून के सामने आएंगे, समान है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। तीसरा, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा। डायसी के कानून के शासन की तीसरी व्याख्या यह है कि कानून का शासन वह शासन है जिसमें व्यक्ति व नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रताएं संरक्षित होती है। यानी कोई भी अगर उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, अपनी मांग कर सकता है। इसके लिए न्यायालय में विशेष व्यवस्था की जाती है। आगे हम देखें जेनिंग्स द्वारा डायसी की आलोचना व उसके विचार। जो डायसी की 3 अवधारणाएं हैं, जेनिंग्स से इसने कुछ आलोचना की और कुछ कमियां बताई और फिर उन्होंने अपनी अवधारणाएं दी। जेनिंग्स की जो पुस्तक है द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, विधि के शासन का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए जेनिंग्स ने इसकी कुछ कमियां बताई या त्रुटियां बताई। 3 मान्यताएं डायसी की, तीनों की उसने कुछ कमियां बताई और उनकी आलोचना की। डायसी की पहली मान्यता है कि किसी व्यक्ति को तब तक न दंडित किया जाए न तब तक कि उसने किसी कानून का भंग न किया हो। यानी तब तक दंडित नहीं किया जा सकता कोई कानून भंग न किया हो, और कानून भंग किया है या नहीं किया है यह न्यायालय द्वारा विधिवत व्यवस्था द्वारा पता लगाया जाएगा। इस संबंध में जेनिंग्स का कहना है कि निरंकुश से निरंकुश शासक भी अपनी शक्तियां कानून से प्राप्त करता है। यानी जो तानाशाह होते हैं वो मन मर्जी कानून बना लेते हैं। जैसे लुई 14वां, उनका आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, यानी मैंने जो कहा वो मेरे शब्द ही कानून है। नेपोलियन फर्स्ट, हिटलर, मुसोलिनी इत्यादि। तो क्या हम मान सकते हैं कि वहां विधि का शासन था? लुई 14वां या हिटलर, मुसोलिनी कह सकते हैं कि विधि का शासन था? नहीं था, क्योंकि कानून को उन्होंने दुरुपयोग किया, अपनी मन मर्जी से कानून बनाया, उन्होंने अपने शब्दों को ही कानून घोषित कर दिया। तो ये विधि का शासन नहीं है एक तरह से। इसके अलावा इंग्लैंड में भी सरकारें विवेकाधिकार का प्रयोग करती हैं, जैसे युद्ध काल में लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाती है। तो ये विधि के शासन नहीं है, ये उन्होंने कमी बताई। डायसी की दूसरी मान्यता है विधि की समानता, ये सभी के लिए बिल्कुल समान है, कोई अंतर नहीं होगा। परंतु जेनिंग्स ने कहा कि कई बार विशेष कारणों से नागरिक के अनुसार पक्षपात किए जाने को हम बुरा नहीं मान सकते। जैसे महिलाओं, बच्चों, पिछड़ों वर्गों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं जुटा सकती है, ऐसा भारत के संविधान में भी है। विधि के समक्ष समानता है, परंतु विशेष प्रावधान जो किया गया उनको उल्लंघन नहीं माना गया है। तीसरी मान्यता है कि ब्रिटिश संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत न्यायालयों के निर्णय हैं। इससे भी जेनिंग्स सहमत नहीं है। उसने कई ऐसी विशेषताएं गिनाई है जिनका न्यायिक निर्णय से कोई संबंध नहीं, जैसे ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, सम्राट व प्रधानमंत्री के संबंध में तथा राज्य शासन के उत्तराधिकार के संबंध में। डायसी की मान्यताओं के खंडन के बाद जेनिंग्स ने इसके 3 अर्थ बताए हैं, जो आप स्लाइड पर देख रहे हैं। संवैधानिक सरकार जो तानाशाही से अलग हो। जेनिंग्स ने माना है कि विधि का शासन में सरकार वो होगी जो संवैधानिक होगी, सीमित शक्तियां प्रयोग करेगी, और तानाशाही का रूप नहीं होगा, क्योंकि तानाशाह अपनी मन मर्जी से कानून बना लेता है, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, लुई 14वां। तो संवैधानिक या सीमित सरकार होगी। जैसे मॉन्टेस्क्यू की उदाहरण है कि सरकार के 3 अंग होने चाहिए और अलग अलग होने चाहिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो एक सीमित सरकार है, इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहती है। दूसरा है बराबर वालों के लिए समान कानून। जेनिंग्स के अनुसार समानता से अभिप्राय है
केवल यह है कि बराबर वालों के लिए एक जैसे कानून हो और उन्हें समान रूप से लागू किया जाए, अर्थात एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। एक जैसा के साथ एक जैसा, कोई कमजोर है, पिछड़ा है, तो उसको कुछ विशेष सुविधा दी जा सकती है, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तीसरा, सरकार सामाजिक व आर्थिक सुधार लाने के लिए वचनबद्ध प्रयास कर सकती है। वर्तमान में लोक कल्याण व समाजवाद की चर्चा सुनने को मिलती है। अतः निर्धनता, अशिक्षा और रोग निवारण के लिए सरकार यदि विवेकाधिकारों का इस्तेमाल करे तो कोई इन्हें कानून के शासन के विरुद्ध नहीं मान सकता। तो कई सारी चीजें हैं, तो इसके लिए इनको कानून के शासन का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। जैसे वर्तमान में कोविड-19 एक पैंडेमिक फैली हुई है, तो सरकार को उसको प्रयास करना पड़ता है, तो इसके लिए कुछ ज्यादा शक्तियों का उसको प्रयोग करना पड़ता है। जैसे पूरे देश में लॉकडाउन किया गया, इस तरह के कुछ कदम उनको उठाने पड़ते हैं। विधि के शासन की सीमाएं या राष्ट्र के कानून, यानी कुछ सीमाएं हैं या कुछ आलोचना भी कह सकते हैं उनको। ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत व व्यवहार में अंतर है। सैद्धांतिक दृष्टि से वहां सभी कानून के सामने समान हैं, परंतु व्यवहार में इनमें अंतर पाया जाता है। ब्रिटेन में कुछ ऐसी बातें हैं जो विधि के शासन के विरुद्ध है, इन्हें अपवाद, सीमाएं, विधि के शासन के ह्रास या आलोचना हम कह सकते हैं। एक नंबर है अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। विधि के शासन की व्याख्या में डायसी ने लिखा है कि विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों को शक्ति के व्यापक, स्वेच्छापूर्वक तथा विवेक के प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो। परंतु ब्रिटेन में शासन के कार्य इतने बढ़ गए हैं कि कार्य शीघ्र हो जाने के आधार पर अधिकारियों को कुछ विवेक के आधार पर कार्य करने की छूट दी गई है। यह विधि के शासन के विरुद्ध है। विवेक से काम करते हैं और विधि का शासन कहता है कि सारा काम विधि के अनुसार हो, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हो। दूसरा, लोक सेवाओं की विशेष स्थिति, यानी जो सरकारी कर्मचारी है, राजकीय कर्मचारी है, उनकी कुछ विशेष स्थिति है, कुछ विशेष सुविधा दी गई है। विधि के शासन में लोक सेवकों और साधारण नागरिकों में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए, परंतु ब्रिटेन में कुछ सीमा तक भेद किया जाता है। 1893 के लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही अपराध के 6 महीने के भीतर होनी चाहिए। यदि किसी सरकारी कर्मचारी पर अभियोग सिद्ध नहीं होता तो मुकदमे का खर्च अभियोग चलाने वाले व्यक्ति को देना पड़ता है। जिसने आरोप लगाया था उसको सारा खर्चा देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को डर रहता है कि अगर सिद्ध नहीं हो पाया आरोप तो सारा खर्चा उनको देना पड़ेगा, तो एक असमानता की भावना होगी। तीसरा, परदत्त विधान या परदत्त व्यवस्थापन। व्यवस्थापिका का मूल काम कानून बनाना होता है, परंतु वर्तमान में कुछ कार्यभार की अधिकता, कुछ तकनीकी कारणों से ये कानून कार्यपालिका को दे दिया जाता है, विशेष कमेटियों को दे दिया जाता है जो कानून बना देती है और इसको पारित जो है संसद में कर लिया जाता है। तो इसे एक तरह से परदत्त विधान है, जो काम संसद को करना चाहिए वो कार्यपालिका करती है। इससे भी एक तरीके से कानून के शासन का ये उल्लंघन माना जाता है। प्रशासनिक नियम और न्यायालय। विधि के शासन के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के कानून और न्यायालय होने चाहिए, परंतु ब्रिटेन में चूंकि व्यवस्था इतनी जटिल हो गई, इसलिए कुछ विशेष कानून जैसे राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, किराया अधिनियम, यातायात अधिनियम आदि अनेक कानूनों का निर्माण भी किया गया है, जो सार्वजनिक, साधारण नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों में भेदभाव पैदा करता है, जो विधि के शासन का उल्लंघन है। संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, यानी उसने जो भी कानून बनाया वो उस पर कोई सीमा नहीं है। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट या लॉर्ड सभा की प्रीवी काउंसिल उसको रद्द या संशोधित नहीं कर सकती।
ऐसा इस तरह की सर्वोच्चता होना भी एक तरीके से विधि के शासन का उल्लंघन है। और विधि के अन्य सीमाएं भी है। छठा पॉइंट, इसमें ब्रिटेन का सम्राट के विरुद्ध किसी प्रकार न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। सम्राट को अलग रख दिया गया है, तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। तो ये सीधे सीधे विधि के शासन का उल्लंघन है, क्योंकि सम्राट को अलग मान लिया गया, ऊंचा मान लिया गया इसमें से। और ये भी एक कहावत है कि सम्राट वहां कोई गलती नहीं करता, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करा, सारे काम मंत्री करते हैं, तो उस गलती के लिए मंत्री जिम्मेदार है। दूसरा, विदेशी शासकों व राजदूतों पर ब्रिटेन का कानून लागू नहीं होता, उस पर संबंधित देश का ही कानून लागू होता है। तीसरा, गृह मंत्री को अधिकार है कि वो किसी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण दे सकता है, किसी प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है, या किसी व्यक्ति को देश से निष्कासित कर सकता है। इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कर तो सकता है परंतु न्यायालय में भी व्यक्ति नहीं जा सकता। ये इसकी उल्लंघन है कानून के शासन का। तथा सैन्य सेवा का सदस्य होने पर सैनिक नियम लागू होते हैं। चिकित्सकों पर चिकित्सा परिषद के धर्म के उपदेश धार्मिक न्यायालय के अधीन होते हैं, अर्थात पैसे के आधार पर ब्रिटेन में अलग अलग कानून है। और एक तरह स्वाभाविक भी है, जैसे जैसे शासन और प्रशासन बढ़ता है तो सुविधा के लिए अलग न्यायालय अलग कानून बनाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में देख सकते हैं कि ब्रिटेन में विधि के शासन की कुछ कमियों के बावजूद भी ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, शासन का आधार है। वर्तमान में लगभग सभी देशों में इस सिद्धांत को आदर्श मानकर चला जाता है, यानी कुछ कमियां तो रख जाती है परंतु फिर भी ये इसको आदर्श मानकर ही हमेशा चला जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। छोटा क्वेश्चन होगा, विधि के शासन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है विधि सर्वोच्च है, वही शासन करती है, तथा विधि के समक्ष सभी समान है, वह सभी को विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। यह सामान्य विधि, सामान्य न्यायालय और सामान्य न्याय के से सामान्य न्याय पर आधारित होता है। इसका वर्णन डायसी ने इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 1885 में किया। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की ये प्रमुख विशेषता है। और जेनिंग्स ने द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में डायसी के विचारों का खंडन किए। डायसी का एक कथन है इसमें, हमारे लिए प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही तक तथा एक कर वसूल करने वाले से लेकर प्रत्येक पदाधिकारी का बिना कानून औचित्य के किए गए कार्यों का उत्तरदायित्व उतना ही है जितना कि किसी अन्य नागरिक का होता है। यानी वो कहना चाहते हैं सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। धन्यवाद। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा।